अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपके कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतशाम रईस और आप सुन रहे हैं केदार से कैलाश तक, जिसे लिखा है लेखक दीपक ने। अध्याय 10। उठो उठो, जल्दी उठो, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। कार्तिक के शोर मचाने से मेरी नींद खुल गई। वह सबको जोर देकर कह रहा था कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। वह एक जेलर की तरह व्यवहार कर रहा था और हम सभी उसके कैदी थे। बस 4 बजने वाले हैं और अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें देर हो जाएगी। लेकिन मंदिर यहाँ से केवल 2 मिनट की दूरी पर है। अगर हम 4:30 बजे तक भी वहाँ पहुँच गए तो दर्शन कर लेंगे, है ना? मैंने आलस से पूछा। अगर हम टाइम से मंदिर नहीं पहुँचे तो हमें आगे की लाइन में जगह नहीं मिलेगी और तब हम स्फटिक लिंग मणि को ठीक से नहीं देख पाएंगे। हम वास्तविक चमचमाती मणि दर्शन को मिस कर देंगे। सही कह रहे हो, कल भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मुझे अपनी आंखें गड़ा कर देखना पड़ रहा था क्योंकि अंदर अंधेरा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में मंदिर के अंदर बिजली की रोशनी का उपयोग नहीं करते हैं। मुख्य गर्भगृह में केवल घी और तेल की लौ से रोशनी की जाती है। रौनक एक बात और है। सामने से आती हुई लक्ष्मी की आवाज़ आई। पता नहीं लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने भगवान की मूरत को देखा। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या भगवान ने आपके मन को देखा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी भगवान पर नज़र पड़ी कि नहीं। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या भगवान की आप पर नज़र पड़ी, क्या भगवान की आप पर कृपा हुई या नहीं। आँख से दर्शन हुआ या ना हुआ, क्या आपका मन उस प्रभु में लीन हुआ। इसलिए भगवान अगर थोड़ा सा अंधेरे में भी है तो चलेगा। भक्त जन के ऊपर पूरी लाइट होनी चाहिए क्योंकि भगवान को उनका दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर लक्ष्मी ने अपनी वाक्पटुता का परिचय दिया। वे दोनों लड़कियां भी तैयार होकर बाहर आ गईं। दोनों नहाई धोई, साफ सुथरी नई ड्रेस पहने हुए मंदिर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। साफ सुथरा तो मैं भी था, लेकिन ये नहीं कह सकता था कि मैंने अपनी कोई नई ड्रेस पहनी थी। जब हम वहां पहुंचे तो वहां हमसे पहले ही कई लोग मौजूद थे। पुजारी ने हमें बैठाया और कुछ देर बाद मणि रूपी स्फटिक लिंग के दर्शन के लिए कमरे का दरवाजा खोल दिया। शिवलिंग सचमुच क्रिस्टल की तरह चमक रहा था और दिए की धीमी रोशनी इसे दिव्य बना रही थी। ये वह समय था जिसे ब्रह्म मुहूर्तम कहा जाता है। ये वह स्थान था जो एक साथ एक धाम और तीर्थ था। हमारे सामने मणि रूपी शिवलिंग था जो किसी अन्य दुनिया से लाया गया था। हम इस स्थान की आभा में पूरी तरह से डूबे हुए थे। मैंने सबसे पहले लक्ष्मी की ओर देखा। वह यहाँ ठीक नहीं होगी तो कहाँ ठीक होगी। फिर मैंने सुमन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक विशेष रोशनी थी, आंखें चमक रही थी। मेरे लिए तो ये एक और मणि की तरह था। सुमन ने भी मेरी तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुरा दी। फिर मैंने चारों ओर भक्तों की पूरी भीड़ को देखा। हर कोई भक्ति के सागर में डूबा हुआ था। अगर समुद्र की पानी की लहरें यहाँ आकर हमें डुबो देती तो हमें वास्तव में अंतर नहीं पता चलता, क्योंकि सभी पहले ही भक्ति में डूबे हुए थे। कुछ खुली आंखों से और कुछ आंखें बंद करके सभी अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान के ध्यान में थे। मुझे यकीन था कि यही वह समय है जबकि हर कोई इच्छा या वरदान मांग रहा होगा जिसके लिए वे मंदिर आए थे। पूरा वातावरण शांत और पवित्र था। जब तक हम बाहर निकले तब तक पौ फट चुकी थी और दिन के उजाले ने रात का अंधेरा मिटा दिया था। ये पूर्वी तट था। यहाँ दिन थोड़ा जल्दी हो जाता था। मंदिर से हम सब पास की चाय की दुकान पर गए। मैंने चाय ली और एक सिगरेट सुलगा ली। कार्तिक, आगे दिन में क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। हम एक जगह जाएंगे जिसे धनुषकुंडी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ राम ने लंका पार करने के लिए पुल बनाया था। उस जगह को देखने के बाद हम सीधे मदुरई वापस चलेंगे। हमें शाम 4 से 5 बजे तक पहुँचने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि तुम्हारे पास मीनाक्षी मंदिर देखने के लिए 2-3 घंटे हों और फिर रात में हम बेंगलोर के लिए ट्रेन लेंगे। कार्तिक, क्या धनुषकुंडी जाना वाकई ज़रूरी है? सुमन ने पूछा। हाँ, चलो वहाँ चलते हैं। रौनक यहाँ पहली बार आया है, उसे धनुषकोडी ज़रूर दिखाना चाहिए। तुम भी पहले कभी वहाँ नहीं गई हो सुमन? कार्तिक ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
मैं वहाँ पहले कभी नहीं गई, लेकिन मुझे वहाँ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ अन्ना, मुझे लगता है कि आपको भी वहाँ और नहीं जाना चाहिए, लक्ष्मी ने कहा। मुझे वास्तव में ये बातचीत समझ नहीं आई। कार्तिक ने मुझे उस जगह पर ले जाना चाहता था, मैं भी वहाँ जाना चाहता था, लेकिन सुमन और लक्ष्मी दोनों को उस जगह पर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि वे दोनों नहीं जाना चाहते क्योंकि लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है लक्ष्मी? बिल्कुल दुरुस्त है रौनक, मैं छलांग लगा सकती हूँ, उसने उत्तर दिया। दुरुस्त तो होगी ही, क्योंकि तुम दोनों ने अपने दिन की शुरुआत कश के साथ की। उसने इन्हेलर के साथ और तुमने सिगरेट के साथ। एक मजबूरी और एक जुनून। सुमन ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। तो हम सभी उस जगह पर जा रहे हैं जो कार्तिक सुझा रहा है। एक बार फिर मैंने अपना हाथ हवा में उठाया और लक्ष्मी ने सचमुच हवा में छलांग लगाकर मुझे एक बड़ा हाई फाइव दिया। कार्तिक ने सुमन की ओर देखकर उसकी पुष्टि पूछी और मुस्कुराई और सिर हिलाया। कुछ घंटों के बाद हम सभी अपनी कार में बैठे और धनुषकोटी के लिए चल पड़े। सुबह का समय था और बिल्कुल भी गर्मी या उमस नहीं थी। बाहर की हवा ताज़ी और सुखद थी। हमारी कार मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही चली होगी और हम रामेश्वरम से बाहर आ गए। लगता था यह शहर उतना ही बड़ा था जितना बड़ा मंदिर था। मदुरई से आते समय रास्ते में कुछ बस्तियां थीं, लेकिन धनुषकोडी की ओर हर तरफ समुद्री रेत, ताड़ के पेड़ और जंगल थे। कुछ देर बाद हम इस तरह मुड़े कि सूरज ठीक हमारे सामने था। अब हमारी कार के दोनों ओर समुद्र का पानी था और कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद कोई सड़क नहीं थी। केवल कच्चा रास्ता था जो मुश्किल से चलने योग्य था। मैंने पूछा, क्या हम अपनी कार के साथ सीधे समुद्र में कूदने जा रहे हैं? कोई नहीं हंसा। मुझे लगा कि यह अजीब है, क्योंकि अपनी समझ से मैंने एक चुटकुला सुनाया था। हंसना तो दूर, कार में कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या मामला था। एक जगह कार रुक गई क्योंकि आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं थे, केवल हम थे। दोनों तरफ रेत और पानी था। हम यहाँ से थोड़ा पैदल चलेंगे। कार्तिक, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह पर हैं? सुमन ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। बिल्कुल, हम सही जगह पर हैं। धनुषकोडी कहे जाने के अलावा इस जगह का एक और नाम है, घोस्ट टाउन, भूतिया शहर। मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं जानता। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। जैसे जैसे हम चल रहे थे, कार्तिक हमें कहानी सुनाता जा रहा था। यह भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत दुखद स्थान भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनुषकोडी वह स्थान था जहाँ भगवान राम और उनकी सेना ने भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार से जोड़ने वाले समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया था। यह भी माना जाता है कि सीता को बचाने के बाद लंका के वासियों की सुरक्षा के लिए विभीषण के अनुरोध पर अपने धनुष के एक सिरे से उस पर प्रहार करके राम ने पुल को तोड़ दिया था। यही कारण है कि शहर का नाम धनुषकोडी हो गया, जिसका अर्थ है धनुष का अंत। रौनक, रामेश्वरम आते समय जब हम पंबन पुल पर थे तो तुमने कहा था कि तुम अंतरिक्ष से वहां की एक फोटो लेना चाहोगे। तुम्हें बता दूं कि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने जो तस्वीरें ली हैं वह इस 40 किलोमीटर लंबे राम सेतु को भारत से लंका तक लगभग एक सीधी रेखा में उथले शोल के टीलों की श्रृंखला के रूप में दिखाती है। भूगोल में शोल का मतलब होता है छिछले पानी वाली जगह, और यहाँ जो ये शोल अब रेत के भंडार हैं। कुछ रेत के सूखे टीले हैं और कई जगह पर पानी तो 1 मीटर से भी कम गहरा है। भूविज्ञानी इस स्थान को एडम्स ब्रिज कहते हैं। एडम्स ब्रिज क्यों? मैं इसके बारे में और अधिक जानने को उत्सुक था। दरअसल ये ब्रिज हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है और इस पर उनका समान स्वामित्व है। हिंदुओं का मानना है कि ये राम सेतु है। मुसलमानों के अनुसार किंवदंती है, आदम ने श्रीलंका में आदम्स पीक को पार करने के लिए इस पुल का उपयोग किया था, जिसके शीर्ष पर वह 1000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे थे। ईसाई लोग श्रीलंका में एक पहाड़ को एडम्स पीक कहते हैं, वह स्थान जहां बाइबल में वर्णित एडम कथित तौर पर पृथ्वी पर गिरे थे। सूत्रों का कहना है कि एडम ईडन गार्डन से निष्कासन के बाद इस पुल के माध्यम से श्रीलंका से भारत पहुंचे थे। क्या वास्तव में श्रीलंका में कोई जगह है जो इस तर्क का समर्थन करती है? हाँ रौनक, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है कि श्रीलंका में एक चोटी है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस शिखर पर पद चिन्ह के आकार का निशान बना हुआ है। धार्मिक संदर्भ में सिंहली लोग इसे श्रीपद कहते हैं और इसका अर्थ है पवित्र पैर। बौद्धों द्वारा इसे बुद्ध के पैर माना जाता है। कुछ ईसाई और इस्लामी परंपराओं का दावा है
कि ये एडम के पदचिह्न हैं, जो स्वर्ग से बाहर निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर पहली बार कदम रखते समय छोड़े गए थे, जिससे इसे एडम्स पीक नाम दिया गया। हिंदू परंपरा पदचिह्न को हिंदू देवता शिव के पदचिह्न के रूप में मानती है और इस प्रकार तमिल में पर्वत का नाम शिव पदम रखा गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ से सदियों पहले मनुष्यों, बंदरों और अन्य जानवरों की एक सेना होकर गुजरी थी और इसका उल्लेख हमारे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। मैं अब ये भी जानता था कि ये स्थान अन्य धर्मों, समूहों और दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर महत्व रखता है। यरूशलेम वह अन्य स्थान था जिस पर यहूदी, मुस्लिम और ईसाई समान रूप से दावा करते थे और दर्ज इतिहास के समय से शहर के स्वामित्व के लिए लड़ रहे थे। शुक्र है कि यहाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और कहानी चल रही थी। कार्तिक कह रहा था कि ये जगह कुछ हजार लोगों के लिए एक दुखद जगह थी, क्योंकि ये स्थान हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए मैंने सोचा कि वही धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई यहाँ भी हुई होगी। तुमने कहा कि इस स्थान का एक दुखद हिस्सा भी था, वह क्या था? 60 के दशक के मध्य में धनुषकोडी शहर में एक जबरदस्त तूफान आया था। लहरें 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची उठ रही थी और 275 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तूफान ने पूरे धनुषकोडी शहर को जलमग्न कर दिया। उस रात एक और बड़ी त्रासदी घटी। पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुल 100 गज पहले थी जब वह एक विशाल लहर की चपेट में आ गई। पूरी की पूरी ट्रेन पलट गई, जिसमें सभी 6 डिब्बे गहरे पानी में डूब गए और पूरी ट्रेन बह गई और इसमें सवार सभी 200 यात्रियों की मौत हो गई। उस रात त्रासदी में कोई भी जीवित नहीं बचा और पंबन पुल को भी नुकसान पहुंचा। ये शहर, जो भारत और सीलोन के बीच एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु था, पूरी तरह से नष्ट हो गया और तब से इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। शहर को निवासियों ने छोड़ दिया और तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को भूतिया शहर का नाम दे दिया और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। मेरा दृष्टिकोण बस कुछ ही मिनटों में बदल गया। अभी कुछ क्षण पहले मैं 2 महासागरों के सुंदर दृश्यों, धनुषकोडी के महत्व और महिमा पर आश्चर्य कर रहा था। चक्रवात में जान माल के नुकसान की खबर सुनने के बाद जब मैंने दोबारा उसी जगह की तरफ देखा तो इसके खालीपन और खंडहरों के दृश्य के साथ एक भयानक एहसास हुआ। ऐसा लगा कि ये पहले कोई अलग जगह थी। कार्तिक ने आगे कहा, ये शहर भारत और श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु था। ये एक रेलवे स्टेशन, एक कस्टम कार्यालय, डाक और तार कार्यालय, चिकित्सा केंद्र, एक प्राथमिक विद्यालय वाला एक वाणिज्यिक केंद्र था और यहाँ लोग रहते थे। चक्रवात के बाद कुछ भी नहीं बचा। कार्तिक की आंखें नम हो गई और आवाज रुंध गई। लक्ष्मी और सुमन ने उसके कंधे को थपथपाया। लगता है तुम इस चक्रवात के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे ये आभास होने लगा था कि कार्तिक के मुंह से असली तथ्य अभी आना बाकी है। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ रौनक। ट्रेन संख्या 653 थी और इसमें 100 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी यात्रा कर रहे थे। 22 दिसंबर 1964 की रात थी। धनुषकोडी से कुछ मीटर आगे सिग्नल फेल हो गया। चारों ओर घना अंधेरा होने और सिग्नल बहाल होने का कोई संकेत नहीं होने के कारण ड्राइवर ने एक लंबी सीटी बजाई और जोखिम लेने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद एक विशाल लहर, कार्तिक वाक्य पूरा नहीं कर सका। अब उसके गालों से आंसू बह रहे थे। तुम इतना कैसे जानते हो? उस मनहूस रात को उस ट्रेन के यात्रियों में से एक मेरे दादाजी थे। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मैं अपने पिता के साथ सरकारी दफ्तरों में जा चुका हूँ। पहले उनका कुछ सामान वापस पाने के लिए और बाद में मुआवजे के लिए। इसलिए मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। मैं भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और मेरे गालों पर भी आंसू छलक पड़े। मैं आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। लक्ष्मी और सुमन भी हम दोनों को गले लगाने के लिए आगे आईं और हम चारों रो पड़े। ये उन दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी संवेदना और सम्मान का प्रदर्शन था, जिन्हें प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। कार में वापस आकर मुझे रामायण का एक दृश्य याद आ गया। यहीं पर, उसी स्थान पर, जिसे अब रामेश्वरम धनुषकोडी कहा जाता है, राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता देने का अनुरोध किया था। 3 दिनों की प्रार्थना के बाद जब समुद्र नहीं हिले तो राम ने अपने तीर से समुद्र तल को सुखाने का फैसला किया और उन्होंने एक तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। ये देखकर भयभीत समुद्र राम के सामने उपस्थित हुए। रामायण में दोहा है, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे,
क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हा कई नाथ सहज जड़ करनी। जिसका अर्थ है कि समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। वह तो केवल उस हठ का पालन कर रहा था जो उसी भगवान ने उसे दिया था। ये विडंबना है कि ठीक उसी स्थान पर जहाँ समुद्र ने भगवान राम को ये कहा था, वहीं पर समुद्र और पवन ने धनुषकोडी शहर के लाचार निवासियों और उस ट्रेन के यात्रियों को अपना हठ दिखाने का फैसला किया। कुछ देर बाद हमने सड़क पुल और पंबन रेलवे पुल पार किया और रेलवे लाइन हमारे दाहिनी ओर थी। हम सब ने इसे मिश्रित भाव से देखा और किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब हम मदुरई पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। हम सीधे मीनाक्षी मंदिर गए। केवल मैं और कार्तिक कार से बाहर निकले। रौनक, अगर तुम इस मंदिर को इत्मीनान से देखोगे तो तुम्हें लगभग 2 घंटे लगेंगे, और एक बार जब तुम इसे पूरा कर लो तो तुम सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। हम तुमको सीधे वहीं मिलेंगे, ठीक है? हालांकि मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं मैं भाषा की चुनौतियों को लेकर थोड़ा चिंतित था। अपने अकेले समय का आनंद लो रौनक। यहाँ साड़ी की भी अच्छी दुकानें हैं और तुम उसके लिए भी साड़ी खरीद सकते हो जो तुमको मैसेज कर रही थी और जिसे तुमने हमें अपनी मम्मी बताया था, सुमन ने कहा और लक्ष्मी की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह मेरी मम्मी थी और यदि तुम इतनी चिंतित हो तो तुमको भी यहाँ उतरना चाहिए और साड़ी खरीदने में मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा, सॉरी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन यहाँ नहीं। हो सकता है कि हम बेंगलोर में वहाँ खरीदारी कर सकें। कार्तिक, आओ चलें। अलविदा, उसने जवाब दिया और वे तीनों चले गए। सड़क पर खड़े होकर मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। सच कहूँ तो मुझे अंदर जाने में आधी ही दिलचस्पी थी। अंदर जाने में मेरी दिलचस्पी मंदिर की भव्यता, गोपुरम, कुछ भक्ति भाव और सामान्य जिज्ञासा में थी। जो चीज़ मुझे पीछे खींच रही थी वह थी भाषा की असुविधा, इस जगह के रीति रिवाजों को ना जानना, और सबसे बढ़कर मैं कभी अकेले मंदिर नहीं गया था। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके अपना बैग क्लॉक रूम में रख दिया और फिर पूर्वी गेट से मंदिर के अंदर चला गया। ये सभी पहलुओं में बड़ा मंदिर था। विशाल गोपुरम, बड़े द्वार, चौड़ी गैलरी, मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा जलाशय और कई प्रवेश द्वार थे। ये पहली बार किसी उत्तर भारतीय को अकेले किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में जाने की हिम्मत को परास्त करने के लिए पर्याप्त था। वहाँ संकेत और तीर थे जो भक्तों को मुख्य मंदिर की ओर दिशा प्रदर्शित कर रहे थे, और मैं बस संकेतों का पालन करता हुआ गर्भगृह तक पहुँच गया। यहाँ भी कतार तो लगी थी लेकिन व्यवस्थित थी और लोग सहज गति से आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि कार्तिक ने बताया था कि यहाँ की मुख्य देवी पार्वती थी और उनकी मूर्ति एक कमरे के अंदर थी जिसमें अपेक्षाकृत अंधेरा था और रोशनी का एकमात्र स्रोत घी के दीपक और दिए थे। उनके मंदिर के बगल में उसी परिसर में शिव मंदिर भी था। यह आकार में छोटा था और इसमें एक लिंगम था जो फिर से एक मंद रोशनी वाले कमरे में था। दोनों मंदिरों के दर्शन पूरा करने में मुझे 45 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगा। मैं उस जगह की साफ सफाई से काफ़ी प्रभावित हुआ। मंदिर में सैकड़ों भक्त होंगे लेकिन ये बहुत साफ सुथरा था, कहीं भी कूड़ा नहीं था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि यहाँ प्रसाद की सामग्री और पद्धति अलग थी। उत्तर भारत में मंदिरों के गंदे होने का एक कारण ये है कि वहाँ प्रसाद वितरण की अवधारणा है और प्रसाद हमेशा किसी न किसी रूप में मीठा और गीला होता है। लोग भगवान को मीठा प्रसाद चढ़ाते हैं जैसे बूंदी, हलवा, बर्फी आदि। आमतौर पर वह मिठाई किसी न किसी तरह ज़मीन पर गिर जाती है और फर्श को चिपचिपा और गंदा कर देती है। यहाँ प्रसाद में कोई मिठाई, कोई खाने की चीज़ नहीं बल्कि फूल, तुलसी के पत्ते, नारियल और कुमकुम थे। नारियल फोड़ने की जगह अलग और थोड़ी दूर पर थी। लड्डू भी बिक रहे थे लेकिन वह पॉलीथीन में करीने से पैक थे। रेलवे स्टेशन जाने से पहले मेरे पास अभी भी कुछ समय था, इसलिए मैं मंदिर के अंदर बने जलाशय के पास जाकर बैठ गया। ये एक बड़ा 4 तरफा कंक्रीट का जलाशय था जिसमें पानी के स्तर तक नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। मंदिर का ये क्षेत्र आकाश की ओर खुला था और अब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं सचमुच अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी खरीद लूँ। मेरी इस हरकत से उन्हें सदमा लग सकता है लेकिन तब ये उनके लिए सुखद सदमा होगा। मैं मंदिर से बाहर आया और दुकानों को देखना शुरू कर दिया और अंत में बेहतर दिखने वाली दुकानों में से एक में घुस गया जहाँ एक सेल्स गर्ल खड़ी थी।
मैंने कभी भी साड़ी की दुकान में अकेले खरीदार के रूप में कदम नहीं रखा था, लेकिन फिर मैंने कभी दक्षिण भारतीय मंदिर में भी अकेले भक्त के रूप में प्रवेश नहीं किया था। जैसा कि कहा गया था, हर चीज़ के लिए पहली बार ही होता है। मैं कुछ साड़ियाँ देखना चाहता हूँ। किस प्रकार की? सिल्क, कॉटन या सिंथेटिक? शिट, मुझे अंतर समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि मैंने ये शब्द पहले सुने थे। सिल्क और कॉटन दोनों। क्या आप बड़े बॉर्डर और पल्लू के साथ चाहते हैं या ज़्यादातर सादा साड़ियाँ? मैं दुकान में दाखिल हुआ सोच रहा था कि लड़की मेरी मदद करेगी, लेकिन यहाँ तो वो मुझे और अधिक भ्रमित कर रही थी। अरे पगली, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इनके बीच का अंतर पता है? बड़े बॉर्डर और पल्लू के साथ हमारे पास कुछ अच्छे मंदिर डिज़ाइन हैं। क्या मैं आपको दिखाऊं? हाँ। वह एक शेल्फ से साड़ियों का एक बंडल और फिर दूसरे शेल्फ से दूसरा बंडल और फिर तीसरे शेल्फ से एक और बंडल ले आई। वह एक दूसरे शेल्फ से एक और बंडल लेने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। लुक सिस्टर, मुझे साड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता और मैं अपनी मदर के लिए खरीद रहा हूँ। अब मुझे ये सब मत दिखाओ, बल्कि एक चुनने में मेरी मदद करो। मैंने कबूल किया। वह मुस्कुराई और फिर लगभग सभी साड़ियाँ वापस ले गई और इस बार केवल 3 साड़ियाँ लेकर आई। ये साड़ियाँ वास्तव में पहनने में बहुत अच्छी और सोबर लग रही थीं। ये कॉटन है, इसलिए इन्हें ज़्यादातर मौसमों में पहना जा सकता है। ये काम जो आप पल्लू पर देखते हैं, उसे टेम्पल वर्क कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर के आकार का है। ये तमिलनाडु की खासियत है और आप अपनी मदर के लिए इनमें से एक साड़ी चुन सकते हैं। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अब वह मेरी मदद कर रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और जवाब में वह भी मुस्कुरा दी। मैंने उसमें से एक साड़ी को चुना और अपनी कल्पना में मैंने सुमन को इसे पहनते हुए देखा। इसमें वह बेहद खूबसूरत लगेगी। मैंने कल्पना की कि उसने यह साड़ी पहनी हुई थी और पूजा की थाली पकड़ रखी थी, जैसा कि वह आमतौर पर करती है, और मैंने उसका दूसरा हाथ पकड़ रखा है और हम दोनों इस मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के लिए एक साथ चल रहे हैं। मेरे चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान आ गई। मैं ये हल्के गुलाबी रंग की साड़ी लूँगा। आपकी पसंद उत्कृष्ट है। जब आपकी मदर इसे पहनेगी तो इसमें वह बेहद खूबसूरत लगेंगी। मैं प्रोत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि मैं जानता था कि मैंने जो भी साड़ी चुनी होती, उसने उसके लिए यही कहा होता। मैंने साड़ी का भुगतान किया और विजय महसूस करते हुए बाहर आ गया। पहली बार साड़ी की सफल खरीदारी पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये उचित ही था कि मैं सुमन के शहर में था, देवी मंदिर के सामने खड़ा था और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीद रहा था। ये नारीत्व का उत्सव था और उनके प्रति मेरा छोटा सा सम्मानजनक प्रतीक था। अब तक रेलवे स्टेशन जाने का समय हो गया था। मैंने एक ऑटो किराए पर लिया और रेलवे स्टेशन तक परेशानी मुक्त यात्रा पूरी की। प्लेटफॉर्म पर मैं एक चाय की दुकान पर गया और एक चाय और एक सिगरेट ली। तमिलनाडु में चाय उस तरह नहीं बनाई जाती थी जिस तरह उत्तर भारत में बनाई जाती थी, जहाँ पानी, चीनी, अदरक, दूध एक के बाद एक डाला जाता है और फिर एक साथ उबाला जाता है। यहाँ पीतल या उसके जैसा कुछ बना हुआ एक बड़ा बर्तन था जिसमें पानी गर्म किया जाता था और गर्म पानी निकालने के लिए एक नल लगा हुआ था। इस बर्तन की गर्दन पर एक बड़ा छेद होता है जिसमें चाय की पत्तियों को कपड़े की छलनी में रखा जाता है। गर्म पानी की भाप चाय की पत्तियों को नरम रखती है। इन पत्तियों पर गर्म पानी डाला जाता है जिससे चाय का रंग और स्वाद आ जाता है। चीनी और गर्म दूध अलग अलग लिया जाता है और इन सब को एक साथ मिलाया जाता है, एक साथ उबाला नहीं जाता। पूरा सेटअप वैसा ही दिखता है जैसा हम स्कूल प्रयोगशाला में कुछ भौतिकी प्रयोगों को संचालित करने के लिए उपकरण स्थापित करते थे। चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया कॉलेज की प्रयोगशाला में रसायन विज्ञान का कोई प्रयोग करने जैसी थी, लेकिन ब्यूरेट और पिपेट के बिना। चाय बनाने वाला लुंगी पहने हुए था और उसके माथे पर टीका लगा हुआ था। वह किसी पुजारी से कम नहीं था और पूरा अनुभव मोक्ष यात्रा की जैसा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह चाय कलयुग का अमृत है। मैं चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया पर आश्चर्य कर रहा था और अपनी चाय और सिगरेट का आनंद ले रहा था जब मैंने उन तीनों को अपनी ओर आते देखा। लड़कियां अद्भुत होती हैं या ये उनके कपड़े बदलने की गुणवत्ता और उनका मिश्रण और मेल है जो उन्हें आकर्षक बनाता है। अलग अलग मौक़ों के लिए उनके पास अलग अलग कपड़े होते हैं। सुबह जब हम मणि दर्शन के लिए गए थे तो सुमन और लक्ष्मी दोनों ने पारंपरिक सलवार कुर्ती पहनी हुई थी और अब दोनों ने यात्रा के लिए मिश्रित भारत पश्चिमी पोशाक पहनी हुई थी। वह दोनों ढीले कुर्ते और स्लिप ऑन चप्पलों के साथ स्ट्रेचेबल लेगिंग्स पहने हुए थे, जो रात भर की ट्रेन यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त थे। कार्तिक और मैं एक ही टी शर्ट, जीन्स और जूते में थे, जो हमने सुबह पिछले हफ्ते
पिछले महीने या शायद पिछले साल भी पहने थे। कोई बदलाव नहीं। मंदिर में तुम्हारा अनुभव कैसा था? कार्तिक ने पूछा। दिव्य। मतलब तुम्हें वहाँ कुछ समझ नहीं आया? लक्ष्मी ने निष्कर्ष निकाला। मैं मुस्कुराया। ऐसा नहीं है, मैंने देवी के दर्शन किए, फिर स्वामी के दर्शन किए, फिर कुछ देर वहाँ बैठा जहाँ पर पानी की जलाशय था, और अंत में मैंने अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी भी खरीदी। अरे वाह, तुमने सच में साड़ी खरीदी है? मुझे दिखाओ, सुमन ने उत्साह से कहा। ट्रेन में बैठने के बाद दिखा दूंगा। ट्रेन बाद में आएगी, अभी दिखाओ। मैंने अपने बैग से साड़ी निकाली और उसे दे दी। उसने सराहना भरी दृष्टि से देखा। ये बहुत सुंदर है रौनक। ये तमिलनाडु का पारंपरिक काम है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मम्मी को ये पसंद आएगी। जब मैं इसे खरीद रहा था तो मेरे जहन में सिर्फ तुम ही थी, और मैं कल्पना कर रहा था कि तुम इसे पहनकर मेरे साथ हो। कहना तो मैं ये चाहता था, लेकिन अंत में मैंने कहा हाँ। यही बात काउंटर पर सेल्स गर्ल ने मुझसे कही थी। अक्का, रौनक हमसे मिलने के बाद वास्तव में और अधिक घरेलू हो गया है। हमने वास्तव में उसे उसकी ट्रैकिंग और दारू से मंदिर और साड़ी में बदल दिया है। लक्ष्मी ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ, सही बोल रही हो। और एक चीज़ जो हमें करनी है वह है उसे सिगरेट छोड़ने के लिए प्रेरित करना। जब देखो तब हाथ में एक डंडी रहती है। सुमन ने मेरी सिगरेट की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो, तुम लोग कह रहे थे ना कि लक्ष्मी के किसी इलाज के लिए तुम इन मंदिरों पर जा रहे हो। सही बोला ना? तो मेरे लिए भी चलो इसे शिव जी पर छोड़ देते हैं। हम उनके मंदिरों में जा रहे हैं, और जब वह मुझे इसे छोड़ने का आदेश देंगे तो मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा। क्या वह आकर तुम्हें बताएंगे? नहीं, लेकिन वह संकेत देंगे या ऐसे हालत बना देंगे कि मुझे धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा। ऐसा कहा जाता है कि हमें बोलते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन एक बार देवी सरस्वती हमारी जीभ पर विराजमान होती हैं, और हम जो भी कहते हैं वह सच हो जाता है। तब मुझे नहीं पता था कि मैं जो कह रहा हूँ वह एक दिन हकीकत बन जाएगा। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आई और हम सब चढ़ गए। दक्षिण भारत वास्तव में अलग था। प्लेटफॉर्म पर कोई अंधी भीड़ नहीं थी। ट्रेन के अंदर जाने के लिए कोई धक्का मुक्की नहीं थी, और आरक्षित डिब्बों में कोई अनारक्षित यात्री नहीं चढ़े थे। जो उत्तर भारत के प्लेटफॉर्मों पर, विशेष रूप से यूपी, बिहार, बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में प्रतिदिन होने वाली अस्तित्व की वास्तविक लड़ाई के दृश्यों से अनभिज्ञ थे। कार्तिक ने सेकंड एसी बुक किया और हमारी सीटें एक साथ थीं। यदि आप सेकंड एसी के एक कूपे में हैं और यदि आपने पर्दा खींच दिया तो वह जगह आपके लिए पूरी तरह से निजी हो जाती है। मैंने अपने जूते उतारे और अपने पैर सामने वाली सीट पर रख दिया, जहाँ सुमन और कार्तिक बैठे थे। लक्ष्मी मेरी सीट पर खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। वे घर से खाना लाए थे। कार्तिक ने एक पैकेट खोला और सीट पर रख दिया। ये कुछ गोल चीज़ें थी जो नमकीन जलेबी की तरह दिखती थी। अब दक्षिण भारत के स्वाद का आनंद लें। ये क्या है? मैंने उनमें से एक को उठाते हुए पूछा। इन्हें मुरक्कू कहा जाता है, लक्ष्मी ने उत्तर दिया। ये स्वादिष्ट था। मैंने एक और टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। हम सब आराम से बैठे हुए थे, और मेरे दिमाग में एक सवाल कौंध रहा था, और मुझे उस सवाल को पूछने के लिए ये सबसे बेहतर अवसर लगा। क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ? कल मंदिर में सुमन ने कहा था कि तुम लोग ये यात्राएं लक्ष्मी के लिए कर रहे हो। ये मेरी समझ में नहीं आया, क्या थोड़ा खुल के बता सकते हो? मेरे स्वास्थ्य के बारे में विषय शुरू करके मुझे बोर मत करो, लक्ष्मी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके इलाज के बारे में और जानना चाहता हूँ। और क्या यह यात्रा इलाज का एक हिस्सा है? आप क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि अब मैं इसका हिस्सा हूँ, मैं शामिल हूँ, और मुझे वो सब जानने का अधिकार है जो तुम और शायद हम सब पर असर डालने वाला है। मैंने मांग की। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मुझे लगता है कि वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि कौन शुरुआत करेगा। मैंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। फिर कार्तिक ने कहना शुरू किया। ये पहली बार तब हुआ जब लक्ष्मी केवल 3 साल की थी। जैसा कि उसकी माँ ने हमें बताया कि एक रात वह बिना किसी कारण के रोने लगी। घर के लोगों ने सब कुछ किया, सब हथकंडे अपनाए, लेकिन उसने चिल्लाना बंद नहीं किया। कुछ देर बाद उसकी सांसें तेज हो गईं और पेट फूल गया, और वह बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने कहा कि यह अस्थमा का दौरा था। उसका रोना सांस फूलने की वजह से था, और पेट फूलना क्योंकि उसने मुंह से बहुत सारी हवा अंदर ले ली थी। हम सभी उस समय चेन्नई में रह रहे थे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और हर कोई इसके बारे में भूल गया। दूसरी घटना तब घटी जब वह 5 साल की थी, और स्थिति लगभग पिछले बार जैसी ही थी। वह रोने लगी, लेकिन अब वह इतनी बड़ी हो गई थी कि सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर सकती थी। जब तक कोई कुछ करता, वह फिर से बेहोश हो गई और उसे एक बार फिर अस्पताल ले जाया गया।
इस बार डॉक्टरों ने कहा कि ये हवा के भारीपन के कारण था और उसके लिए किसी ऐसे शहर में रहना बेहतर होगा जो ना बहुत ठंडा हो और ना बहुत अधिक नमी वाला हो। कुछ वर्षों के बाद उनके माता-पिता बैंगलोर चले गए। बैंगलोर में वह कभी बेहोश नहीं हुई, लेकिन बीच-बीच में उसे सांस फूलने या छोटे-बड़े दौरे आते रहते थे। ओह! लेकिन मैंने सुना था कि बैंगलोर में अस्थमा के केसेस अधिक पाए जाते हैं और अस्थमा से पीड़ित लोगों को बैंगलोर में नहीं रहना चाहिए। तुमने सही सुना है। शायद इसे अस्थमा नहीं है, सुमन बोली। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गले में एक गांठ बंधी है या कोई भारी चीज़ जमा है और जो मुझे सांस लेने में परेशानी कर रही है। लक्ष्मी ने सीधे जवाब दिया। ये गांठ हमेशा मेरे गले में रहती है और मुझे हर समय इसका भारीपन महसूस होता है। कभी-कभी ये भारीपन बढ़ जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरा गला अंदर से दबा रहा है और मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। मानो गर्दन के आसपास का द्रव्यमान अंदर से फंदा कस रहा हो और मैं मर जाऊंगी। मुझे यकीन है कि तुमने डॉक्टरों को इसके बारे में बताया होगा। हाँ, मैंने ये बात हर डॉक्टर को बताई, लेकिन जब कोई एक्सरे या स्कैन होता है तो कुछ नहीं आता। फिर मेरे मम्मी मेरे मम्मी-पापा मुझे कई डॉक्टरों और अस्पतालों में ले गए, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तब हमारे किसी परिचित ने सुझाव दिया कि मुझे वैथीश्वरन ले जाया जाना चाहिए। ये तमिलनाडु के कुंभकोणम क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मंदिर है और भगवान शिव की वहाँ एक वैद्य, एक डॉक्टर के रूप में पूजा की जाती है। वाह! मुझे नहीं पता था कि भारत में ऐसा कोई मंदिर मौजूद है। हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक के मूल निवासियों के अलावा बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम वहाँ 2 दिनों तक रुके, पूजा और सभी अनुष्ठान किए। ये मंदिर और आसपास का गांव ताड़पत्र ज्योतिष, जिसे नाड़ी शास्त्र कहा जाता है, के लिए भी प्रसिद्ध है। ये नाड़ी आपकी कलाई की नाड़ी नहीं है कि कोई इसे पकड़कर पढ़ लेगा। यहाँ सभी के जीवन की घटनाएं ताड़ के पत्ते पर लिखी होती है और जानकार पुजारी आपको इसके बारे में बताते हैं। वहाँ पुजारी ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अंदर से कुछ घुटन महसूस होती है। जब मैंने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं महसूस करती हूँ, तो उन्होंने हमें बताया कि ये किसी प्रकार का जहर है जो मेरी गर्दन के चारों ओर है और ये मेरा दम घोंट रहा है। वाह! ये एक ही समय में चमत्कारी, दिलचस्प, अद्भुत और अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये तो है। सिर्फ विश्वास ही वह चीज़ है जो इसको मानने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसका समाधान या इलाज क्या है? पुजारी ने मुझसे कहा कि मुझे इस ज़हर को काटने के लिए शिव जी का दिव्य आशीर्वाद चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला विष पी लिया था और अपनी जादुई शक्तियों से उन्होंने उसे लगभग घुला ही दिया और इसके दुष्प्रभाव को भी कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ज़हर की इस गांठ जो मुझे धीरे-धीरे मार रही है, को घुलाने के लिए ऊर्जा की एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली खुराक की आवश्यकता है। उन्होंने एक और बात कही कि अगर इसे एक निश्चित उम्र तक ठीक नहीं किया गया तो ये ज़हर मुझे खा जाएगा। अब तुम मुझे डरा रही हो। चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मर रही हूँ। वह हंसी। मैं आश्चर्यचकित था कि वह कितनी आसानी से अपनी मृत्यु के बारे में बात कर सकती है। पुजारी ने सुझाव दिया है कि मुझे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहिए, जो कि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत हैं और मुझे इस जहर को घुलाने में मदद करेंगे। उसने निष्कर्ष निकाला। मैं ये कहानी सुनकर दंग रह गया। यही बात सुमन ने रामेश्वरम मंदिर के लंबे गलियारे में कही थी। वे ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा की तलाश के लिए, जो कि इस जहर को काट देगा, इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे थे। मैंने उसकी गर्दन की ओर ध्यान से देखा। पहली नज़र में बाहर से देखने में आज तक तो मुझे उसकी गर्दन में कुछ अलग नहीं लगा था, लेकिन आज जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद उसकी गर्दन के आसपास कुछ है। ज़रूर ये मेरा भ्रम रहा होगा। दूसरा ये भी है कि आंखें वही देखती हैं जो दिमाग सोचता है। उसकी अपनी मृत्यु के बारे में शब्दों ने स्थिति को थोड़ा तनावपूर्ण और असहज बना दिया। हम सब शांत थे। तभी सुमन अपनी सीट से उठी और लक्ष्मी को कसकर गले लगा लिया। ऐसे शब्द मुंह से मत निकालो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसी समय ट्रेन भी रुक गई, लेकिन चूंकि खिड़कियां काली थीं, इसलिए बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कोडाई रोड स्टेशन होना चाहिए, कार्तिक ने कहा। एक सुंदर हिल स्टेशन भी है जिसे कोडाई कनाल कहा जाता है, मैंने कहा। हाँ, कोडाई रोड कोडाई कनाल का बेस स्टेशन है। मुझे फिर से नहीं पता था कि कोडाई कनाल तमिलनाडु में था और मदुरई के इतने करीब था। वाह! मुझे बाहर जाकर बेस स्टेशन की ठंडक का अनुभव करने दो।
भले ही हम हिल स्टेशन नहीं जा सकते, वहाँ से कुछ ठंडी हवा यहाँ भी आ रही होगी, मैंने कहा और सभी मुस्कुराए। मैं बाहर आया और ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। चूंकि हमारा कोच इंजन के बहुत करीब था, हम लगभग प्लेटफॉर्म के एक छोर पर थे और इस तरफ ज़्यादातर अंधेरा था। यहाँ चाय चाय चिल्लाने वाला कोई चाय वाला नहीं था। ये उत्तर भारत के रेलवे स्टेशनों का एक सर्वव्यापी दृश्य है जिसे हमारे दक्षिण भारत के नागरिक मिस कर रहे थे। ट्रेन यहाँ थोड़ी देर रुकी थी और जल्द ही चल पड़ी। मैं ट्रेन पर चढ़ गया लेकिन अंदर नहीं गया। इसके बजाय मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा हो गया। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मेरे बाल हवा में लहरा रहे थे। बाहर गहरा अंधेरा था। आकाश में बहुत सारे तारे थे और मेरे मन में कोई विचार नहीं था। इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता था। मैंने एक सिगरेट जलाई और एक जोरदार कश खींचा, जिसका असर मुझे अपने नाखूनों की नोक तक महसूस हुआ। मैंने दूसरा कश खींचा और उसी वक्त के एसी केबिन का दरवाज़ा खुला और मैंने सुमन को वहाँ से निकलते देखा। मैं ये देखने आई थी कि तुम चढ़े भी हो या नहीं, या फिर स्टेशन पर ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हो। वो मेरे पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई और बाहर आसमान में देखने लगी। मैंने पहले उसकी ओर देखा और फिर सिगरेट का तीसरा कश लेने के लिए अपना भी चेहरा आसमान की ओर कर लिया। मैंने सिगरेट का एक और कश लिया और फिर एक और फिर सुमन की तरफ देखा। वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी, लेकिन चलती ट्रेन के खुले दरवाजे से अभी भी काफ़ी दूर थी। क्या तुम चलती ट्रेन से गुजरती हवा को अपने चेहरे को चूमते हुए महसूस करना चाहती हो? ठीक है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की रेलिंग में से एक को पकड़ने को कहा। फिर मैं पीछे हटा और उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे दूसरी रेलिंग पकड़वा दी। अब वह चलते ट्रेन के खुले गेट पर खड़ी थी और मैं उसके पीछे खड़ा था। रौनक, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारी जितनी साहसी नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। बिना किसी चेतावनी के मैंने एक हाथ से उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। वह कांप उठी। उसे मुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, न ही मुझे मुझसे इसकी उम्मीद थी। हम इसके लिए रात और यात्रा को दोष दे सकते हैं, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से बाहर होता है और उसका ध्यान सही या गलत पर नहीं होता और शारीरिक इच्छाओं की ओर आकर्षित होता है। रातें शरारती होती हैं। अंधेरी इच्छाएं जो आमतौर पर दिन के समय सोई रहती हैं, रात के समय प्रतिशोध के साथ सामने आती हैं। यही कारण है कि दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई के बीपीओ सेंटर एक अलग तरह की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात थे, जो तेजी से बढ़ रही थी। कॉलेज से अभी अभी निकले लड़के और लड़कियां जिनके पास पैसा था और उन्हें पता नहीं था कि इसका क्या करना है, अंततः शराब, पार्टियों, नाइट आउट, वन नाइट स्टैंड और कैजुअल सेक्स में खर्च कर रहे थे। शायद मैं भी उनमें से ही एक था। अब मैं उसे कमर से पकड़कर उसके ठीक पीछे खड़ा था। वह अपेक्षाकृत दुबली-पतली लड़की थी और मेरा शरीर अच्छा तंदुरुस्त था, इसलिए मेरा हाथ उसके दाएं स्तन के नीचे से शुरू होकर उसकी कमर के बाईं ओर ख़त्म हो रहा था। उसके स्तन की मुलायम त्वचा मेरी मजबूत ऊपरी बांह से रगड़ रही थी और मेरे हाथों की उंगलियां उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए थीं। मेरी नाक उसके सिर पर थी और उसके बालों की भीनी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। मेरे होंठ उसके कानों से दूर नहीं थे और मुझे यकीन है कि वह अपनी गर्दन और गालों पर मेरी गर्म सांसें महसूस कर रही होगी। मैंने उसे अपने करीब खींचने के लिए अपनी बाह को थोड़ा दबाया और उसने कोई विरोध नहीं किया। अब वह अपनी पीठ पर लगभग पूरी तरह से मेरी छाती और कमर पर टिक गई थी और मेरी बाह ने उसे कसकर जकड़ दिया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसका पूरा अंश मुझ में आ जाए और उसने अपनी आंखें खुली रखीं और तारों को देखती रही और अपने चेहरे पर हवा के थपेड़ों को महसूस करती रही। मैंने हाल ही में टाइटैनिक फिल्म देखी थी और उनमें एक दृश्य था जहां हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़कर और जहाज के आगे खड़ा करके उसे ऐसा महसूस कराया था जैसे वे जहाज पर उड़ रहे हों। मैं उस वक्त ठीक उसी तरह महसूस कर रहा था। सिर्फ एक कमी थी। फिल्म में थोड़ी देर बाद हीरोइन पीछे घूम जाती है और हीरो उसे चूम लेता है। मैं भी यही चाहता था कि सुमन घूम जाए और मैं उसे चूम लूं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और हम कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे। वे कुछ पल मुझे अनंत काल जैसे लग रहे थे और मैं चाहता था कि ये पल हमेशा के लिए रुक जाए और कभी ख़त्म ना हो। चलो अंदर चलते हैं, उसने बहुत धीरे से कहा। शायद उसने मेरे मन और इरादों को पढ़ लिया था कि मैं उसे शारीरिक रूप से अपने करीब ला रहा हूँ और शायद वह नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी सीमा को पार करूँ। मैं ये समझ गया। हाँ, ज़रूर। तुम चलो, मैं आता हूँ।
मैंने बड़ी अनिच्छा से कहा और अपना हाथ हटाकर एक तरह से उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। वह मुड़ी और बिना मेरी तरफ देखे अंदर चली गई। मैं कुछ देर और वहीं रुका, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सुमन के साथ कुछ बेहद करीबी पल बिताए हैं। हालांकि बहुत छोटे छोटे पल, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी के अब तक के सबसे प्यारे पल थे। मैं इस पल में हमेशा के लिए डूब जाना चाहता था, इसे बार बार याद करना और जीना चाहता था। कुछ समय बाद मैंने ट्रेन का दरवाज़ा बंद किया और अंत में अंदर चला गया। जब तक मैं अंदर पहुंचा, कार्तिक ने सीटों को नीचे करके उन्हें बिस्तर में बदल दिया था और सफ़ेद चादरें, तकिए और कंबल बिछा दिए थे, जो भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान किए गए थे। दोनों लड़कियां अपने घर से लाया हुआ खाना निकालने में व्यस्त थीं। ये रोल की तरह लपेटा हुआ सादा डोसा था और नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी, आलू मसाला और सांभर अलग अलग पैक किया गया था। सुमन ने मुझसे कहा, दक्षिण भारतीय शैली के रात्रि भोज में आपका स्वागत है। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने जो अनुभव किया था, उससे मैं अभी भी मंत्रमुग्ध था। मेरी स्थिति उस शराबी की तरह थी जो पहले से ही 3-4 बड़ी ड्रिंक पी चुका था और पूरी तरह से शराब के नशे में था। और जब कोई कुछ कहता है तो वह और भी हैरान हो जाता है, ना जाने क्या और कैसे जवाब दे। हम सभी ने खाना खाया और कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे हम सभी अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। दोनों लड़कियां नीचे की बर्थ पर थीं और हम दोनों लड़के ऊपर की बर्थ पर। हम सब बस लेटे ही हुए थे, क्योंकि नींद तो किसी को नहीं आ रही थी। दोस्तों, कल का क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। हाँ, हम लगभग भूल ही गए थे। हम कल सुबह बेंगलोर पहुंचेंगे और फिर हम कल पूरा दिन बेंगलोर में बिताएंगे। हम परसों सुबह तड़के श्री साइलम के लिए कूच करेंगे। हम श्री साइलम कैसे जा रहे हैं? अपनी नई कार में। मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, कार्तिक ने गर्व से कहा। कौन सी? स्कॉर्पियो। वाह यार, मेरे पापा के पास यही गाड़ी है और मैं इसे लेकर कई बार चंडीगढ़ के आसपास की पहाड़ियों पर गया हूँ। मज़ा आ जाता है। ये सचमुच एक बहुत ही पावरफुल कार है। बिल्कुल सही बोला, ड्राइविंग में मज़ा आ जाता है। आप किसी को भी कभी भी ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन एक बात और है कि अगर आप इसे ठीक से हैंडल ना करें तो कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। तुम इसे पहले कभी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए हो? नहीं, इस बार ट्राई करते हैं, कार्तिक ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं थोड़ा असहज हो गया। कार्तिक स्वाभाविक ड्राइवर नहीं था। उसमें बड़ी कार चलाने की कला नहीं थी। गाड़ी चलाते समय उसे सावधान रहना होगा, अन्यथा हम सभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मेरे मन में एक भयावह परेशान करने वाली भावना घर कर रही थी, लेकिन मैं इस बुरी भावना को अपने मन से निकालना चाहता था। इसलिए मैंने विषय बदलने का फैसला किया। बहुत बढ़िया, तो हम कल क्या करेंगे? मैंने उत्साह से पूछा। मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना होगा, उसने कहा। मैं बेंगलोर पहली बार आ रहा हूँ और मैंने इस प्यारे शहर के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने कुछ उत्तर की प्रत्याशा में दोनों लड़कियों की ओर देखा। वाकई प्यारा शहर, या प्यारी लड़कियों, या प्यारे पब? सुमन ने चुटकी ली। तीनों, मैंने ईमानदारी से कहा। तो फिर तुम अकेले ही घूमो, हमें लड़कियों या पबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुमन ने अपने और लक्ष्मी दोनों के लिए निर्णय लिया। वैसे तुम कहाँ रह रहे हो? इंदिरा नगर, मेरे एक रिश्तेदार के साथ। फिर ब्रिगेड रोड और एमजी रोड तुम्हारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और सारी सुंदर लड़कियां और सभी फेमस पब वहीं मिलेंगे। एंजॉय, सुमन ने कहा। ठीक है, फिर मैं एक अच्छे लड़के की तरह दिन में आराम करूंगा और शाम को इन सड़कों पर घूमूंगा। परसों के लिए क्या प्लान है? मैंने पूछा। बेंगलोर के ट्रैफिक से बचने के लिए और श्री शैलम समय पर पहुंचने के लिए हम परसों सुबह लगभग 6 बजे निकलेंगे, क्योंकि हमें नल्ला माला जंगल से होकर गुजरना है। इसलिए बेहतर होगा कि हम दिन के समय पूरी यात्रा तय कर लें, कार्तिक बोला। हमने अगले 2 दिन की प्लानिंग के लिए कुछ और देर तक बातचीत की और फिर सो गए। धड़ाम, मैं तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। फर्श पर कार्तिक और उसके पीछे सुमन और लक्ष्मी भी गिरे पड़े हुए थे और हमारे बैग इधर उधर बिखरे हुए थे। मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। ये ट्रेन का फर्श है या कार का? लगता है हमारी स्कॉर्पियो कार पलट गई और हम सब नीचे गिरे पड़े हुए हैं। क्या रौनक को उसका प्यार मिलेगा? क्या सुमन इसे स्वीकार करेगी? क्या कार्तिक कोई दांव पेच खेलेगा? क्या लक्ष्मी ठीक हो जाएगी? कैलाश की रोमांचक यात्रा और कहानी के अंत के लिए कृपया आगामी पुस्तक केदार से कैलाश तक मिलन पढ़ें। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और कहानी का अगला भाग
जब भी आता है आपको इसी पढ़ा करो सुना करो चैनल पर, पढ़ा करो सुना करो शो पर और किताब मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और तब तक आप हमारे शो की अन्य किताबों का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको कोई ख़ास किताब चाहिए तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं।